अनम्यूट कर। गुड आफ्टरनून। ओके, पे अटेंशन प्लीज। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है बेटा कौन सा? रोटेशनल डायनामिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं? रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, अब इस रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत सारे फॉर्मुलेशन, बहुत बड़ा यहां पे टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग आपको टर्म्स नए इंट्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपको नए बार दिखाई देंगे, कुछ चीजें आपको पहली बार, इसके पहले भी आप लोगों ने सुनी है, बराबर है। अब इसमें इस रोटेशनल डायनामिक्स में बेसिकली हम लोग सर्कुलर मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन, उसके बाद रोलिंग मोशन, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ने वाले। और अभी हम लोग सिर्फ इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कुछ थियोरेटिकल चीजें, कुछ इसमें फॉर्मुलेशंस और डेरिवेशंस पढ़ने जाएंगे। और जब इसको नीट या जेईई के हिसाब से जब इसको पढ़ेंगे तो उसका मेथड अलग होगा, उसके क्वेश्चंस और उसकी लेवल भी अलग होगी। तो अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करने जा रहे हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो हमको कवर करेंगे, तभी जाके आपको नीट जेईई का लेवल अच्छे समझ में आएगा। अब इस रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा कौन सा? सर्कुलर मोशन। क्या कर रहे हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस सर्कुलर मोशन में ठीक है, सर्कुलर मोशन, आप पहली बार तो यह समझ लीजिए कि व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन और आपके रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है। फटाफट बोलते चलो, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अभी ये फैन जो परफॉर्म कर रहा है, ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर है या रोटेशनल है? ठीक है, आपका अर्थ सन के अराउंड में क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये बात आप समझ के चलिए कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पे जो फैन दिख रहा है, इसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रहा है बेटा, और इस एक्सिस के अराउंड में हमारी पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? दैट्स व्हाई अगर किसी बॉडी का उस एक्सिस के अराउंड में अगर कोई मोशन दिखे, उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसा ये फैन आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। वैसे हमारा अर्थ खुद के अराउंड में क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन में आता है सर्कल, और उसमें आता है कंसेप्ट कौन सा? सेंटर का। अगर मैं इस फैन के ब्लेड के टिप की पॉइंट के बारे में बात करूं, तो हर एक पार्टिकल या फिर हर एक सिंगल पॉइंट सेंटर, सर्कल के सेंटर के अराउंड में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये रहा कि अगर एक्सिस आता है तो पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, और अगर सेंटर आएगा तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, अगर मैं पार्टिकल कंसीडर करता हूं किसको? अर्थ को, तो अर्थ हमारा सन के अराउंड में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और खुद के अराउंड में क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और समझ में? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन देन? तो हम लोग रोटेशनल मोशन को आगे जाके पढ़ेंगे, पहले तो समझ के चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये होता है सर्कुलर मोशन इज व्हाट? दैट इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle is known as सर्कुलर मोशन। किसी भी पार्टिकल का उसके सर्कमफरेंस के अराउंड में जो भी मोशन होगा, उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चों कि सर्कुलर मोशन के पहले कुछ हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी लीनियर मोशन में सीखे थे, बराबर है? क्या था सीखा था हम लोगों ने बेटा? कि लीनियर मोशन और उसके बाद सर्कुलर मोशन, ये बेसिकली टर्म किसके अंडर में आता है? ये आता है एंगुलर मोशन के अंडर में। आपको याद होगा हम लोगों ने एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन की टर्मिनोलॉजी इसके पहले आपको मैंने सिखाई थी, याद होगी। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट एस बार से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, फिलहाल एस लिख के चलता हूं, एस बराबर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी, उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन, इस तरह की चीजें हमने सीखी थी। और एंगुलर मोशन के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? बोलो फटाफट। कि एस को हम लोगों ने क्या किससे रिप्लेस किया था? बोलो, थीटा से रिप्लेस किया था। किससे? थीटा से। व्हाट इज द थीटा? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद होगा, क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को क्या लिखा था? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। और एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। बहुत बढ़िया, फटाफट बोलो कि v का फार्मूला क्या आपने ds/dt लिखा था? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूनिट बना था बेटा का? दैट इज मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से एक्सेलरेशन का क्या बना था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या बना था? बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हमारा ओमेगा का फार्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज ओमेगा? इसको देख के हम लोगों ने बनाया था एनालॉजी यूज करके। क्या बना था? डी थीटा बाय dt। सिमिलरली ये डी ओमेगा बाय dt। ये समझ में आया? तो इस तरह के कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। यदि कोई सर्कुलर मोशन हो या आपका लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जब भी कभी किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा
तो हम लोग वहां पे काइनेमेटिक का इस्तेमाल किए थे, काइनेमेटिक इक्वेशन का, याद होगा। उस काइनेमेटिक इक्वेशन के तीनों भी फॉर्मुलेशन में आपने देखा होगा कि ए इंट्रोड्यूस होता है। मैंने आपको सिखा, अगर ए ना हो तो जनरल फॉर्मूले की तरह आपको दिखाई देगा। तो अगर आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन हो बेटा, तो यहां पे याद रखना है कि हम लोगों ने काइनेमेटिक का इक्वेशन का इस्तेमाल किया। और 3 काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से थे, फटाफट बोलो। हाँ बोलो, क्या था, देखा था हम लोगों ने देखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और देर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। सिमिलरली इसकी एनालॉजी अगर इस्तेमाल करेंगे तो यही इक्वेशन एक्सेलरेटेड एंगुलर मोशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बोलो। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस दैट इज अल्फा टी, वेरी गुड। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बोलो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल के स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। इस तरह से काइनेमेटिक इक्वेशन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग अभी आगे कुछ चीजें ऐसे पढ़ेंगे, जैसे उसको टर्मिनोलॉजीज हम लोग बोलेंगे, और ये आपको कुछ सपोर्ट करते हैं जब हम लोग आगे जाके कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक जो है दैट इज साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन आपका बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ये साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमको सबसे पहला टर्म सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है बेटा कौन सा, उसका नाम है रेडियस वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेडियस वेक्टर। अब देखो क्या होता है रेडियस वेक्टर। आई होप आपको ये सारी चीजें जो है समझ में आई होगी। दैट इज एनालॉजी ऑफ सर्कुलर या फिर एंगुलर मोशन किसके साथ, लीनियर मोशन के साथ। यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है रेडियस वेक्टर सर, क्या होता है रेडियस वेक्टर। देखिएगा, अगर मान के चलो कि यहां पे मैंने एक सर्कल निकाला, क्या निकाला, सर्कल। इस सर्कल का हमने बनाया क्या बेटा, सेंटर। मान के चलो कोई पार्टिकल, उसका पोजीशन पहले ए पे था, बराबर है। मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन को आप क्या बोलोगे, किसी भी सर्कल में आपके सर्कमफरेंस से लेके सेंटर तक के लाइन को आप रेडियस कहा करते थे, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस रेडियस को मैंने बेटा क्या बनाया, एरो लगाया। क्या लगाया, एरो, जिसके वजह से ये कौन सी लाइन बनी, वेक्टर लाइन बनी। ये वेक्टर लाइन हमारे पार्टिकल के किसको इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन को। किसको, पोजीशन को। मान के चलो कि ये पार्टिकल बी पे कहीं पे चला गया, तो ये एरो इस तरह से कहीं से बनेगा, बराबर है। अब मुझे बताइए, इसको मैं नाम दिया R1 बार और इसको मैंने नाम दिया R2 बार। दोनों में क्या डेवलप हुआ, यहां पे थीटा डेवलप हुआ है, बराबर है। अब मुझे बताइए, इस रेडियस को अगर मैं वेक्टर अगर नाम दूं, वेक्टर लगाओ, तो यही रेडियस वेक्टर बनेगा। इसका मतलब ये कि रेडियस वेक्टर का काम बेसिकली क्या है, पार्टिकल का पोजीशन बताने का काम है। जिसके वजह से डिफिनेशन क्या बनाई जाएगी बेटा, फटाक से बोलो, दी वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल टूवर्ड्स the position of a particle, toward the position of a particle performing circular motion। आई बात समझ में, जो पार्टिकल पोजीशन इंडिकेट करा उसके डायरेक्शन में दिखाए, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की चीज, ठीक है। इसी को मैं रेडियस वेक्टर को बेटा हम लोग पोजीशन वेक्टर करके भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकल के पोजीशन को इंडिकेट करेगा, बराबर है। क्या मैं इसको बेटा R1 बार इक्वल्स टू R2 बार बोल सकते हैं, बेटा नहीं बोल सकते। क्या मैं मॉड ऑफ R1 बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ R2 बार बोल सकता हूं, तो हां बोल सकता हूं। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड देखिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम रहेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग है। जिसके से मॉड में अगर मैं लिखता हूं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं। ये समझ में आई बात। चलो अब देखिएगा आगे इसमें। अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो उसके पोजीशंस चेंज होंगे, और ये क्या बना जाएगा, अगर मैं दो पोजीशन की बात करूं तो इसने क्या बनाया, आर्क बनाया। क्या बनाया, आर्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस आर्क में मान के चलो कोई पार्टिकल बहुत ही कम डिस्टेंस चलता है, तो ये देखो, अगर मैं रियलिटी में जाऊं तो कोई पार्टिकल सर्कुलर का ये आर्क देखो, इस आर्क में इतना सा डिस्टेंस चला, इतना सा डिस्टेंस चला, ये देखो यहां पे दिख रहा है। तो ये आपको किसके तरह नजर आता है बेटा, बोलो,
ये आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आ रहा है। किसकी तरह? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जो आपका सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब ही सर्कल जब बनता है तो वो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से बनेगा, बराबर है। क्या इस स्ट्रेट लाइन को मैं डेल्टा एस या फिर डीएस बोल सकता हूं? अगर बड़ा, देखो बड़ी लाइन होती तो हम लोग एस बोला करते थे, लेकिन छोटी अगर क्वांटिटी हो तो उसको हम लोग डीएस या फिर डेल्टा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएस। याद होगा, छोटे क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में डी से डिनोट करते हैं या फिर डेल्टा से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तो ये जो आर्क दिख रहा है, क्या इस आर्क को अगर मैं छोटा मानूं तो ये डेल्टा एस बनेगा, और यहां पे जो थीटा दिख रहा है, थीटा क्या बनेगा? डेल्टा थीटा बनेगा। जितना आर्क छोटा उतना एंगल छोटा। अगर मैं डी डेल्टा एस को, देखो डेल्टा एस मिलकर अगर ये टोटल एस बने तो ये डी थीटा या फिर डेल्टा थीटा बन के क्या बनेगा? थीटा बनेगा। तो ये कंप्लीट क्या है बेटा? बोलो हमारा एस अगर होगा, बराबर, तो ये क्या बनेगा आपका? छोटा 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 डेल्टा थीटा मिलके क्या बनेगा? थीटा मिलेगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब देखो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना है बेटा। कौन सी चीज? कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं दैट एंगल इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ। क्या लिखा मैंने? आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये आपके ज्योमेट्री से बनाया गया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भूलना नहीं है। क्या लिखा मैंने? एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब यहां पे मुझे बताइए कितना एंगल दिख रहा है बेटा? इट इज डेल्टा थीटा, या फिर आप डी थीटा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा अगर होगा तो, बराबर है। आर्क लेंथ क्या दिख रहा है? बोलो डेल्टा एस, या फिर हम लोग इसको डीएस भी बोल सकते हैं, और रेडियस को आर बोलेंगे। डेल्टा आर नहीं बोलेंगे क्योंकि रेडियस बड़ा होके भी डेल्टा थीटा छोटा हो सकता है। बड़ा सर्कल का एंगल छोटा नहीं हो सकता क्या? तो अगर बड़ा सर्कल का मतलब ही क्या है? आर कैसा है? बड़ा हो सकता है, तो इसको डेल्टा आर लिखने की जरूरत नहीं, जिसके वजह से हमारे पास एक फार्मूला बनता है किसका? रेडियस का। क्योंकि हम लोग बेसिकली रेडियस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेडियस का फार्मूला क्या बनेगा? आर उधर जाएगा तो दैट इज डीएस बाय डी थीटा। ये आपका रेडियस का फार्मूला, नया फार्मूला बनता है। आई बात समझ में? ठीक है सर, ओके सर। कहानी यहां पे रुकती नहीं है, कहानी यहां से शुरू होती है। क्योंकि याद रखिएगा बच्चों, सर्कुलर मोशन अगर मैं बोलता हूं तो सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एंगुलर मोशन। लेकिन सर क्या एंगुलर मोशन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे तो क्या सिर्फ एंगुलर मोशन के ही क्वांटिटीज आएंगे? तो बेटा नहीं, याद रखना, जब मैं सर्कुलर मोशन मतलब ही एंगुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एंगुलर मोशन यहां पे नहीं आएंगे, तो एंगुलर के साथ साथ लीनियर मोशन के भी क्वांटिटीज इंक्लूड होते जाएंगे। क्या लीनियर मोशन में ये क्वांटिटीज आया करते थे? नहीं, लेकिन दिमाग में डाल के रखिएगा कौन सी चीज? कि आपके एंगुलर में लीनियर मोशंस के भी कंसेप्ट आते जाएंगे। आई बात समझ में? कैसे आएंगे सर बताइए? तो मैंने इसलिए बोला कि कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। किस तरह से सर? तो देखो, अगर आपका बड़ा वाला आर्क हो तो मैं यहां पे आर्क लेंथ को क्या लिख सकता हूं बेटा? बोलो आर्क लेंथ तो हम लोग एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एस डिवाइडेड बाय रेडियस को क्या लिखा हम लोगों ने? आर। और जो एंगल बनेगा, बड़ा एंगल होगा तो क्या लिखेंगे? थीटा। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? ये फॉर्मूला समझ में आया? इसको दिमाग में डाल के रखना है, ज्योमेट्री से ही फॉर्मूला अपना बनता है, डेवलप होता है, ठीक है। उसके पीछे नहीं जाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, क्योंकि अपने को डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि S इज इक्वल टू आर, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? आर इंटू थीटा। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बोल सकता हूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। दोनों भी साइड का मैं क्या करता हूं? डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब डेरिवेटिव करता हूं। डेरिवेटिव करना मतलब क्या? चेंज इन एस बाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एस को कितने से मल्टीप्लाई किया? डी से, डी बाय डी थीटा, डी बाय डी टी। तो मुझे बताओ यहां से रेडियस हमारे सर्कुलर मोशन में कैसा होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चीज हम लोग बाहर लिखते हैं किसके? डेरिवेटिव के। तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज डी थीटा बाय डी टी। अब यहां से बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? यही क्या होता है? बोलो क्या बनता है? वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी। यहां पे देखो दैट इज ओमेगा। अरे वाह 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 सर, ऐसा कंसेप्ट आया जहां पे देखो कि जहां पे लीनियर तो आता है कि लीनियर के साथ एंगुलर आया है, मतलब लीनियर और एंगुलर का क्या बना? एक रिलेशन बनता है। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल क्या करे? एंगुलर मोशन, मतलब ही अभी कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। फिर से अगर मान के चलो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है किसके साथ? टाइम के साथ। यार मैंने लिखा डी ओमेगा बाय डी टी।
तो यहां से क्या बनेगा, dv by dt इज व्हाट, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बोलना नहीं है, अब दो तरह के एक्सेलरेशन आएंगे बेटा, एक लीनियर और एक एंगुलर। दैट इज a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r इंटू अल्फा। तो कितने फार्मूले बने, 3 फार्मूले बने। क्या मैं तीनों फार्मूले में ऐसे बोल सकता हूं सर कि लीनियर क्वांटिटी इक्वल्स टू रेडियस इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, एंगुलर। आई बात समझ में, लीनियर इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर। आई बात समझ में। सर क्या ये लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को भी जन्म देता है? जन्म देगा, लेकिन फार्मूला अलग होता है बेटा लीनियर और एंगुलर के लिए। यहां पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, रेडियस इंटू लीनियर आएगा। इसको दिमाग में डाल के रखना। ये फार्मूला, ये जो कंसेप्ट हमने लिख के दिया, किसके लिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। आई बात समझ में। तो अगर मैं इसके आगे, अब देखो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे आगे के लेक्चर्स में, किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वाई, बिकॉज आर भी हमारा कौन है, वेक्टर क्वांटिटी, अल्फा भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ए भी क्या है, वेक्टर। तो जब दो वेक्टर मिलकर एक वेक्टर मिला तो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जिसके बाद इसके हिसाब से उसका सीक्वेंस डिफाइंड होता है। हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आई बात समझ में। तो ये लीनियर इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर, ये दिमाग में आया? अरे कुछ नहीं है, बड़ा इजी कंसेप्ट है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो आगे। अब सर, अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें कुछ चीजें हैं जो सर्कुलर मोशन में आपको समझनी पड़ेगी। सर्कुलर मोशन में दो तरह के सर्कुलर मोशंस होंगे। एक होता है जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होगा, सर्कुलर मोशन में दो तरह की चीजें आएंगी। एक होगा हमारा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म से वर्ड आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी सी आइडिया आई होंगी। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जिसमें आपके पार्टिकल का मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कैसी हो बेटा, कांस्टेंट हो। बहुत बढ़िया। और नॉन में कांस्टेंट नहीं है, जिसमें वेरिएबल है। अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अभी जो फैन गोल आपके सामने गोल रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका हर एक पार्टिकल, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा? यूनिफॉर्म बोला जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि स्पीड कैसे बेटा उसकी कांस्टेंट है। यदि मैं आपको फैन बंद करूं तो फैन कैसे होगा, क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। फिर मैं शुरू करूं तो फिर नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद फिर स्पीड कांस्टेंट, फिर यूनिफॉर्म। बटन बंद, नॉन यूनिफॉर्म, बटन शुरू, नॉन यूनिफॉर्म, बटन शुरू है, यूनिफॉर्म। आई बात समझ में। तो हम लोग यहां पे दोनों भी चीजें को पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जनरली हम लोग इस चैप्टर में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करके पढ़ेंगे। मैं जनरली इसको बोलूंगा नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही है। ठीक है। और यहां पे आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर ये कैसे हुआ? मान के चलो कोई एक पार्टिकल हम लोगों ने यहां पे क्या किया बेटा, किसी एक यहां पे इस तरह से बांध दिया। ये हमारा कौन है, सर्कल है। कौन है हमारा, सर्कल। इस सर्कल में हम लोगों ने पार्टिकल को कहां पे रखा है, ए पे। अगर हम लोग इसको यहां पे इस तरह से बांध के गोल घुमा रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, तो मुझे बताओ जब पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या नॉन यूनिफॉर्म करेगा? अब थोड़ा सा फील आएगा। देखो बड़ा सा पत्थर बांधा, ऐसा ही होगा ना। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये किसका एग्जाम्पल बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मैं कोई पत्थर बांध के ऐसे गोल घुमाऊं, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ में। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कल में क्या आएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हम लोग पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं यूसीएम। क्या पढ़ेंगे, यूसीएम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? आप फटाक से इसका डेफिनेशन भी बता दीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, क्या बोलेंगे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल along the circumference of a circle, circumference of a circle with a constant speed, with a constant speed is known as uniform circular motion। अब इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा और डेफिनेशन मॉडिफिकेशन के साथ आपके कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि ये कंसेप्ट इसमें इस तरह से जोड़ा जाता है। अब समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये देखो आपका एक सर्कल मैंने निकाला। ठीक है। अब भले ही ये मैंने वर्टिकल में निकाला, इसके बाद जब भी कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर से
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मुझे बोलना हो तो मैं हर बार सर्कुलर मोशन ऐसे निकालूंगा। तो ये क्या सर्कल दिख रहा है, नहीं आपको ये इलिप्स की तरह दिख रहा है, लेकिन ये समझ के चलना ये कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब ही यूसीएम है। लेकिन फिलहाल आपको समझे इसलिए मैं इस तरह से निकाल रहा हूं, तो ये बेसिकली इस तरह से निकाला नहीं जाएगा आगे से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मान के चलो, तो मैंने एक डेफिनेशन यहां पे रोक दी, वाई बिकॉज हमको इस डेफिनेशन को पूरा लिखना है, क्योंकि आपने क्या बोला था, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड बोला है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन क्यों पूरी मतलब पूरी नहीं कहलाएगी जब तक कुछ चीजें हम लोग नहीं समझेंगे। मान के चलो कि यहां पे हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसका मतलब यह कि अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, तो मुझे बताइए सर्कल जब कंप्लीट हुआ, ये पूरा सर्कल जब बना, तब ये पार्टिकल यहां पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहां पे कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, यहां पे कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। और ये स्ट्रेट लाइन जिस डायरेक्शन पे होता है, ये जो लाइन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी। ये सीखा मैंने। अगर मैं पत्थर फेंकूंगा, यहां पे एक स्टोन यहां से इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी किधर होगी, उसी डायरेक्शन पे। तो अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी इधर ही होगी। तो मान के चलो ये जो आपको दिख रहा है स्टोन यहां से टूटेगा, तो कौन से डायरेक्शन पे आइडियली भागेगा, सीधा जाएगा, टेंजेंशियल जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, टेंजेंशियल जाएगा। किसके साथ टेंजेंट बना रहा है वो, रेडियस के साथ या फिर सरकमफरेंस के साथ। किसके साथ, सरकमफरेंस के साथ। तो मुझे बताओ यहां से टूटेगा, मान के चलो v की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, यहां से टूटेगा तो इधर जाएगा कितने की स्पीड से, ये भी 100 मीटर पर सेकेंड। यहां से टूटेगा तो इधर भागेगा कितने के स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड। यहां से टूटेगा तो इधर जाएगा कितने के स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारी स्पीड अपने कैसे रखी, कांस्टेंट रखी। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज नंबर 1 यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिखूंगा। पहली चीज कौन सी चीज आपने कांस्टेंट रखी, दैट इज लीनियर स्पीड को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट हो तो एंगुलर स्पीड के बारे में बताइए। तो हमने देखा कौन सा फार्मूला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो मुझे बताइए फटाक से कि ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, v बाय आर के बराबर। अगर आपका v जो है वो कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो r भी, रेडियस भी कांस्टेंट ही होता है। तो जिसके वजह से ओमेगा जो है वो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। और मुझे बताइए ओमेगा क्या है बेटा, दैट इज एंगुलर स्पीड। क्या है ये, एंगुलर स्पीड। ये भी कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट। ये समझ में आया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए आगे वो एक चीज, सर ये जो ओमेगा हो या फिर वी बार हो, तो मुझे बताओ यहां पे ओमेगा बार इज व्हाट। ओमेगा तो हमको पता है दैट इज एंगुलर स्पीड। ओमेगा बार क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गोल घूम रहा है और मैंने पूछा बेटा ओमेगा की डायरेक्शन बताओ, मैंने वी बार की डायरेक्शन बता सकता हूं, टेंजेंशियल टू सरकमफरेंस, टेंजेंट है, बराबर है। लेकिन ओमेगा बार की डायरेक्शन कैसे होगी, सर ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। अबे एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज तो पार्टिकल गोल घूम रहा है किसके साथ, वी बार के साथ, बराबर ना। हाँ, तो देखो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इसको कुछ डिनोशंस करेंगे कि ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती है। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि पार्टिकल कैसे गोल घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नोटेशन बनाया, किसका, बाय यूजिंग द रूल ऑफ राइट हैंड थंब रूल। क्या बनाया, राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, इंडिकेट दैट इफ सपोज द पार्टिकल इज रोटेट or this all curved finger indicate the direction of motion of particle, then outstretched thumb indicate the direction of theta bar and omega bar. तो अगर आपका पार्टिकल देखो 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 ऐसे गोल घूम रहा है लाइक दिस, ये कौन सा सेंस है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है या क्लॉकवाइज सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हुआ तो ये ऊपर होगा, तो ऊपर के डायरेक्शन पे हम लोग क्या डिनोशन करेंगे, दैट इज थीटा बार। और जिधर थीटा बार होता है उधर ही क्या होगा, ओमेगा बार होगा। समझे नहीं समझे, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, अगर आपको मैंने ऊपर की डायरेक्शन दे दी, जैसे हम लोगों ने बोला ग्रीन लाइट लगी तो क्या करना है, गाड़ी को चलाना है, रेड लाइट दिखी तो क्या करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे। उसी तरह से अगर मैंने लाइन दिया ऊपर के डायरेक्शन पे तो क्या समझ के चलना, थीटा बार यार ओमेगा बार। अगर हम लोगों ने क्या दिया बेटा बोलो, इस तरह से मैंने बोला कि ये पार्टिकल कैसे गोल घूम रहा है, क्लॉकवाइज सेंस से, देखो करके देखो,
क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, मतलब कहां पे, नीचे। तो ये डायरेक्शन किसकी रही, थीटा बार, और ये कोई यही होगा कौन, हमारा ओमेगा बार। आई बात समझ में। अब मुझे बताइए, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, मैं किसकी बात करूंगा, थर्ड नंबर का मतलब कौन, एंगुलर स्पीड हो गया बेटा। अभी एंगुलर लीनियर स्पीड मतलब कौन है हमारा, बोलो। लीनियर स्पीड मतलब कौन है, v, ठीक है, v बार नहीं, v, ठीक है। एंगुलर स्पीड मतलब कौन है, ओमेगा। और मैं एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखूं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बोलो, ये भी कांस्टेंट होगा, और ये क्या होगा, ओमेगा बार। ओमेगा बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू यू, क्या, क्योंकि मैंने क्या साइड में लिखा, मैग्नीट्यूड, उसका क्या लिखा, डायरेक्शन। अब मुझे बताइए, जब आप बोल रहे हो कि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कांस्टेंट, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करो। अगर मैंने फैन को ऐसे ही गोल घुमाना है, फैन को अगर ऐसे ही गोल घुमाना, ऐसे मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, अपवर्ड। तो क्या वो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसा हो रहा है क्या, कभी फैन ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, कांस्टेंट है। वो अप डाउन हो रही क्या, नहीं, क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही गोल घूमेगा, जिसके वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी है, कांस्टेंट। यहां तक समझ में आया। अब फोर्थ नंबर का टर्म लेता हूं मैं, जिसका नाम मैं बोलता हूं लीनियर स्पीड। हो आप क्या बचा है, लीनियर वेलोसिटी। इसके बारे में बात बताऊं, अगर मैं इसको v1 बोलता हूं, इसको v2 बोलता हूं, इसको v3 बोलता हूं, इसको v4 बोलता हूं, क्या मैं इस कंसेप्ट में ऐसे बोल सकता हूं कि बेटा v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4, क्या ये सही लिखा मैंने। ये किसका मतलब क्या है, लीनियर स्पीड कैसी रही, कांस्टेंट। क्या मैं v1 बार इज इक्वल टू v2 बार इज इक्वल टू v3 बार इज इक्वल टू v4 बार इस तरह से लिख सकता हूं क्या, सेम लिखा मैंने, सिर्फ अब क्या दिया मैंने, डायरेक्शन दी, क्या लिख सकता हूं, अरे लिख सकते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, सभी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, जिसके वजह से v1 बार इज नॉट इक्वल टू v2 बार इज नॉट इक्वल टू v3 बार। इसका मतलब अगर पार्टिकल लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट हो, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट है, ये क्या हो रही है, वेरिएबल है। क्या ये वेरिएबल है, और जिसके वजह से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डिफिनेशन ये बोले थे कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। कैसा ये डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन है, लेकिन उसमें क्या है, कमी है। अब डेफिनेशन में ये सारी चीजें क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, और तब जाके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन कंप्लीट होगा। बताइए डेफिनेशन क्या होगा, द मोशन, बोलो सब लोग, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल विद ए कांस्टेंट लीनियर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर। आई बात समझ में। And in that uniform circular motion, the linear velocity is always variable. ये बात समझ में है, पक्का समझ में है। अगर सर आपकी वेलोसिटी अगर क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, कौन सी वाली वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो, तो जिसके वजह से क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन। भले ही आपका मोशन यूनिफॉर्म हो, कभी आपने ऐसा सुना था लीनियर मोशन में कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, ऐसा कभी सुना था। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ करता था, कहां पे, लीनियर में। एंगुलर में वैसा नहीं है, एंगुलर में पार्टिकल यूनिफॉर्म भी हो रहा है, लेकिन वो अभी एक्सेलरेशन डेवलप कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब इसमें क्या डेवलप होगा, ए डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, ए। और वो किसके वजह से डेवलप हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से डेवलप हो रहा है। और यही वो चीज है जो किसको अराइज करते हैं, किसको लाते हैं, इट लीड्स टू न्यू कंसेप्ट और न्यू क्वांटिटी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही वो है जो चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डेवलप करती है। सर फिर अगर यहां पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी अगर कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू कैसी रही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा, डी ओमेगा बार बाय डी टी। ना वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कैसा होगा रे, 0 होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन डेवलप होगा।
इतने बारीक में जाके मैं आपको एकदम डिप में जाके बता रहा हूं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? वाई? बिकॉज आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंगुलर का और डायरेक्शन भी, तो अल्फा की वैल्यू कैसी होगी? फिर अल्फा की वैल्यू कहां पे अराइज होगी? जहां पे एक तो ओमेगा क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज हो, या फिर डायरेक्शन। बराबर है? जैसे कि अगर मैं फैन को अभी शुरू करूंगा, अभी बंद है, शुरू करूंगा, अभी एसी चालू है, फैन को अपन ने बंद रखा, अगर मैं शुरू करता हूं तो उसकी क्या बढ़ती है? ओमेगा क्या बढ़ेगा? बढ़ते जाएगा। ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा डेवलप होगा या नहीं होगा? तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा भी होगा और ए तो रहेगा ही रहेगा। मतलब यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, ए तो रहेगा, लेकिन अल्फा कब रहेगा? जब वो क्या हो? नॉन यूसीएम हो। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े। चलो सर, अब इसमें देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज और बचे हैं जिसको हमको पढ़ना है। आई होप आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आया है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो मोशन है बेटा, ये आपका मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। क्या होता है सर पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पीरियड? पीरियड तो आपने सुना है, सेम इंटरवल में होती जाएंगी चीजें। जैसे अभी पीरियड शुरू है, लेक्चर शुरू है, कल भी इसी टाइम में होगा, परसों भी इसी टाइम में होगा, नेसो भी इसी टाइम में होगा। दैट विल रिपीट एंड रिपीट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर मैं पीरियोडिक मोशन बोलूं, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिपीट इटसेल्फ, क्या लिखेंगे हम लोग? मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिपीट itself with a equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे? रिपीट करे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये हमारा पीरियोडिक मोशन है? ये बात समझ में आई बेटा? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है? रिपीट एंड रिपीट हो रहा है। जैसे फैन हमारा मान के चलो गोल घूमता है, और मैंने ऐसे बोला कि 0.2 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो नेक्स्ट रोटेशन भी कब करेगा? 0.2 0.2 0.2, बराबर है? तो वही हमारा क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ। इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होगा क्या? नहीं होगा। इक्वल इंटरवल टाइम में कैसे होगा? नहीं होगा। बराबर है? हाँ, ये बात समझ में? तो दोनों चीजें कैरेक्टरिस्टिक समझ में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरी चीज क्या है? ये हमारा पीरियोडिक मोशन रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक बचती है। कौन सी? अगर हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करेंगे तो यहां पे एक नया टर्म आता है जिसका नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम है दैट इज टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? ये टाइम पीरियड को हम लोगों ने कैपिटल टी से डिनोट करना है बेटा। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड ये कंसेप्ट किसके साथ लग के आता है? पीरियोडिक मोशन के साथ ही ज्वाइन होके आता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड सर? कि कोई भी पार्टिकल, मान के चलो अगर मैं पीरियोडिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखूं, तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पाथ में एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा है, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। दैट इज टाइम रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे हम लोग? टाइम रिक्वायर्ड by the particle to complete one rotation is known as time period। एक रोटेशन करने के लिए लगने वाले टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मान के चलो कि कोई पार्टिकल जिसका रेडियस आर है बेटा, और ए पोजीशन से निकला और पूरा सरकमफेरेंस कंप्लीट करके कहां पे आया? ए पे आया। तो कितना टाइम लगा उसको? कैपिटल टी लगा। जब ये गोल घुमा तो उसकी जो स्पीड थी वो पकड़ के चलिए भी। तो मुझे बताइए, स्पीड का फार्मूला हम लोग क्या लिखा करते थे? स्पीड इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। अरे बराबर है ना? ठीक है, मुझे क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकला, तो मैं यहां पे क्या लिखे जाऊंगा? दैट इज टाइम इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूं। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया बेटा? दैट इज 2 पाई आर। तो मैं क्या लिखूंगा? ट्वाइस पाई आर बाय कितने स्पीड से? v वाले स्पीड से। तो ये हमारा कैपिटल टी का फार्मूला बना है। आई बात समझ में? किसका बना है? टी। अब मुझे बताइए क्या ये ठीक है? सो क्या मैं इस फार्मूले को ओमेगा के फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा? लिख सकते नहीं लिख सकते? वाई? बिकॉज हमारे पास v का और ओमेगा का एक बढ़िया अच्छा खासा इक्वेशन है, रिलेशन है। कौन सा बोलो? दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी? देन ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर।
ठीक है, तो v या फिर v की जगह पे सॉरी डाल दीजिए डायरेक्टली r इंटू ओमेगा, तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 पाई r बाय व्हाट इज दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा, r से r क्या हुआ कैंसल, तो T का फार्मूला मिला हमको दैट इज ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब अगर टाइम पीरियड आता है तो यहां से इसका एक जोड़ीदार आता है, इसका नाम है बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। कभी नाम सुना है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बेटा क्या, वारंवारता। जो चीज एक इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक टाइम में, किसी एक सेकंड में, एक मिनट में कितने बार क्या बोलते उसको, रिपीट एंड रिपीट हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग अपने नोट्स में दिया है n, तो n से डिनोट करेंगे। समटाइम्स इस फ्रीक्वेंसी को f से भी डिनोट किया जाता है, समटाइम्स इस फ्रीक्वेंसी को ईटा से भी डिनोट किया जाता है, समटाइम्स इस फ्रीक्वेंसी का मतलब मॉडर्न फिजिक्स में ये दिख रहा ना आपको, इसको न्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। न्यू से डिनोट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ये चारों भी चीजें नजर आएंगी। मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे अगले साल, जिसमें हमको न्यू यूज करना है, जब हम लोग आइंस्टाइन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, बराबर है। या फिर कभी कभी इसको लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट किया जाएगा। फिलहाल आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए उस नोट्स में n से डिनोट किया, तो फ्रीक्वेंसी को अपन n से डिनोट करते चलेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, अब मुझे बताइए टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध है, ये आपको बढ़िया से समझेगा। मुझे बताइए कि एक पार्टिकल एक सेकेंड में एक रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना रहा? 1 सेकेंड, बराबर है। अब अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल, एक कोई पार्टिकल एक सेकंड में 2 बार रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही? 2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, या फिर यूनिट टाइम। यूनिट सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहा? दैट इज नंबर्स ऑफ रोटेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड या फिर एक मिनट। जनरली हम लोग कौन सा लेके चलेंगे? ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड, तो सेकंड लेके चलेंगे। तो फिर से मैं वही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। देखो, एक सेकंड में कोई एक पार्टिकल 2 रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहा? 2। एक पार्टिकल एक सेकंड में 4 बार रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी रही? 4। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक पार्टिकल एक सेकंड में 2 बार रोटेट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 2। तो टाइम पीरियड कितना होगा? कितना होगा? एक पार्टिकल एक सेकंड में 2 बार रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपने बोला फ्रीक्वेंसी कितना बना? 2। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन। एक सेकंड में 2 रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। यस, क्या होगा? 0.5। एक रोटेशन करने के लिए लगने वाले टाइम को आपने बोला था टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी क्या बोला? एक सेकंड में कितने बार। आई बात समझ में? तो आपने कैसे निकाला? जो आपको दिया था क्या फ्रीक्वेंसी, उसको आपने क्या किया? रेसिप्रोकल किया। कितने से? कैसे किया? 1/2 लिखा, तब जाके 0.5 आया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। एक पार्टिकल एक सेकंड में 4 रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी रही? 4। तो टाइम पीरियड कितना होगा? यस, क्योंकि एक रोटेशन परफॉर्म करने के लिए 0.25 सेकंड लगेंगे। इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो मुझे बताइए टाइम पीरियड का यूनिट जनरली क्या होगा? बताओ, यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। क्या होगा? सेकंड। तो इसका क्या होगा? पर सेकंड, या फिर इसको हम लोग सेकंड इनवर्स भी लेके चलेंगे। सेकंड इनवर्स का मीनिंग ही होता है बेटा कौन सा? हर्ट्ज, जिसको जनरली हम लोग बोलेंगे क्या? आरपीएस, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड। कितने रोटेशन हो रहे हैं पर सेकंड में, और यही हमारा क्या होगा? उसका एसआई यूनिट। अब मुझे बताइए टी के तो वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी है, तो टी में अगर मैं फॉर्मुलेशन डालू तो मुझे क्या निकलेगा? एन, मतलब फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो बोलो उसको उल्टा करना पड़ेगा, फटाफट बोलो। v बाय ट्वाइस पाई आर, ये रहा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। या फिर n इज इक्वल टू, यहां से बताऊं, ओमेगा बाय ट्वाइस पाई। ठीक है, तो ये रहे हमारे कौन से? फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास ओमेगा के कितने फॉर्मूले बने हैं? देखो, ओमेगा बहुत जगह पे आया हमारे पास बेटा। हमारे पास ओमेगा जो दिख रहा है, ये ओमेगा तो पहले ऐसा था। ओमेगा इज व्हाट? दैट इज डी थीटा बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो ऐसे, और एवरेज अगर निकालना हो तो मैं क्या इसको डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी लिखा करता था, याद होगा। अब देखो यहां से ओमेगा का फार्मूला, या फिर ओ वी वाला फार्मूला बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा?
v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। आया समझ में? उसके बाद यहां पे ध्यान देना, व्हाट इज द ओमेगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय टी, और यहां पे बनता है ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई इंटू एन। कितने फार्मूले बने? 5 फार्मूले बने। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना कि ये 5 फार्मूले जो है आपको हर बार काम में आएंगे जब जब कोई पार्टिकल रिपीट एंड रिपीट या फिर एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो या फिर वेव मोशन परफॉर्म कर रहा हो। इसका मतलब यह कि ऑसिलेशन हो, स्टेशनरी वेव हो, प्रोग्रेसिव वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जहां जहां पे वेव का कंसेप्ट आए, जहां जहां पे ऑसिलेशन आए, जहां जहां पे पार्टिकल पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करे, वहां वहां पे ओमेगा आएगा। और आने वाले 1.5 साल तक आपको ये फार्मूले कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और ये कहां से बने हैं ये फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्टली फार्मूला यूज करूंगा। आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि सर हाँ ये फार्मूला यहां से आया है। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या क्या सीखा, बोलो फटाक से समराइज करेंगे। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, देन हम लोगों ने देखा कौन सी चीज बेटा, कि उसका रिलेशन लीनियर का एंगुलर के साथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर से हम लोगों ने एक फॉर्मुलेशन बनाया, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। फिर रेडियस जब कंसेप्ट आया है तो रेडियस का कंसेप्ट से हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर का क्या बनाया, रिलेशन। और ये रिलेशन हमारा पहले ऐसे फॉर्मुलेशन से जो दोनों को जोड़ता है, वो जो रिलेशन है वो उसकी एनालॉजी है, और ये रिलेशन क्या है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में बात की, कौन सी वाली, थीटा और ओमेगा। फिर मैं यहां पे बताऊंगा कि अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और अल्फा अगर डेवलप हो रहा हो तो अल्फा की डायरेक्शन याद रखना है, कहां पे होगी स्टेज में, ऊपर होगी अल्फा बार या नीचे होगी। तो यार बेटा याद रखना, आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, कौन सा, सर अल्फा तब डेवलप होता है जब आपका ओमेगा बढ़ रहा हो या ओमेगा घट रहा हो। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि पार्टिकल अभी वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, तो मैंने इसके पहले भी बोला कि जो भी एक्सेलरेशन वो कैसा होता है, मतलबी होता है। मतलब ही इसलिए नाम में दिया कि आपके दिमाग में फिट रहे कि अगर वो बढ़ रहा है तो हमेशा वो उसके साथ रहेगा, अगर वो घट रहा है तो उसके हमेशा अपोज में रहेगा। तो अगर आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो लेकिन ओमेगा बढ़ रहा हो तो अल्फा ऊपर होगा, और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो कोई फैन और अभी फैन बंद हुआ है, ओमेगा घट रहा है तो अल्फा डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली इसी भी केस में तो अल्फा की डायरेक्शन हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, रेट के बढ़ने पे या फिर घटने पे। ये बात दिमाग में रहेगी, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत कंप्लीट तरीके से देखा, जिसमें ये 4 क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी, जिसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन सी चीजें वेरिएबल है। और इसके साथ हम लोगों ने 2 चीजें सीखी कि हमारा सर्कुलर मोशन या हमारा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोला जाता है, और एज वेल एज पीरियोडिक मोशन भी देखा, और पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन, देन टाइम पीरियड, और उसी का रेसिप्रोकल क्या, फ्रीक्वेंसी, और उसके फॉर्मुलेशन। और ये सभी फॉर्मुलेशन आपको इतने ज्यादा काम के हैं आने वाले 1 साल तक, जहां जहां पे मोशन ये वर्ड आएगा वहां पे ये काम आएगा। तो अगर बोलता हूं इस तरह से कि अगर मान के चलो सेमीकंडक्टर हमारे पूरे सिलेबस के 12th के लास्ट चैप्टर में जाए तो इसकी जो जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती ये फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये कि उसके पहले वाले चैप्टर तक ये सारे फॉर्मुलेशन काम के हैं। इसका मतलब ये पकड़ के चलिए कि जो आपका पूरा एकेडमिक ईयर है, उस एकेडमिक ईयर के कुछ 15 दिन अगर निकालो तो ये उसके बाद जहां जहां पे मोशन करेगा पार्टिकल, वहां पे ये सारे फॉर्मूले काम पे आएंगे। आई बात समझ में? तो इसको अच्छे से उसने नोट डाउन कर लेना है और अपने दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।